नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल की तह तक जाने वाले हैं। एक ऐसा सवाल कि आखिर कोई इंसान कुछ बनाता क्यों है, कुछ रचता क्यों है। लेखक अज्ञे के इस बहुत ही खूबसूरत निबंध के साथ चलिए उस अंदरूनी चिंगारी को ढूंढते हैं जो हमें कुछ बनाने पर मजबूर कर देती है। तो लेखक खुद से ही एक सवाल करते हैं, एक ऐसा सवाल जो शायद हर कलाकार, हर सर्जक कभी ना कभी खुद से जरूर पूछता है, मैं क्यों लिखता हूँ या मैं क्यों बनाता हूँ। और देखिए, ये सवाल जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इसका जवाब किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि हमारे ही मन की गहराइयों में कहीं छिपा हुआ है। ये एक बाहरी सवाल कम और एक अंदरूनी सफर ज्यादा है। और यहीं पर हमें पहला और शायद सबसे गहरा जवाब मिलता है। अज्ञे कहते हैं कि लिखने का जो काम है वो असल में खुद को ही समझने का एक तरीका है। लिखने के प्रोसेस से ही ये पता चलता है कि आखिर वो कौन सी अंदरूनी बेचैनी है जो उनसे लिखवा रही है। यहाँ लेखक दो तरह की वजहों को बिल्कुल साफ साफ अलग करके देखते हैं। एक तरफ है भीतरी प्रेरणा, मतलब खुद को जानने की, किसी गहरी भावना से आज़ाद होने की एक सच्ची अंदरूनी ज़रूरत। और दूसरी तरफ है बाहरी दबाव, जैसे एडिटर कह रहे हैं कुछ लिखो, या पब्लिशर की कोई मांग है, या फिर पैसे की ज़रूरत है। पर एक सच्चा कलाकार हमेशा जानता है कि कौन सी रचना अंदर से आई है और कौन सी बाहर के दबाव से। तो इसी फर्क को और अच्छे से समझने के लिए लेखक अपना एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं जो उनके क्रिएटिव प्रोसेस के बिल्कुल दिल को छू लेता है। तो कहानी शुरू होती है लेखक के बैकग्राउंड से। वो खुद साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें दुनिया को देखने का एक साइंटिफिक नजरिया मिला था जो पूरी तरह से फैक्ट्स और लॉजिक पर आधारित था। तो जब हिरोशिमा पर वो एटम बॉम्ब गिरा तो उन्होंने उसके बारे में सब कुछ पढ़ा, मतलब सारी खबरें, सारी रिपोर्ट्स, और बाद में उसकी जो असर हुए उसका पूरा हिस्टोरिकल डेटा भी। उनके पास सारे तथ्य थे, सारी जानकारी थी। लेकिन कमाल की बात देखिए, सब कुछ जानने के बावजूद, मतलब सारे फैक्ट्स पता होने के बावजूद भी उन्हें लिखने की कोई अंदर से आवाज नहीं आई। इससे एक बात साफ होती है कि सिर्फ जानकारी होना और एक कलात्मक प्रेरणा महसूस होने में एक बहुत बड़ा फासला होता है। और यहीं पर लेखक एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखते हैं, अनुभव। अनुभव मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस, किसी चीज को सीधे अपनी आंखों से देखना। जैसे जब उन्हें जापान जाने का मौका मिला और उन्होंने हिरोशिमा के उन अस्पतालों को देखा जहां लोग सालों से रेडिएशन के दर्द से जूझ रहे थे। ये उनका सीधा प्रत्यक्ष अनुभव था। लेकिन अनुभव से भी ज्यादा गहरी एक और चीज है, और वो है अनुभूति। ये सिर्फ देखना या जानना नहीं है, ये एक एहसास है। जब कोई देखी हुई चीज, कोई अनुभव आपके दिल और दिमाग में इस तरह घर कर जाता है कि वो आपकी अपनी सच्चाई बन जाता है। और अब लेखक की ये जो यात्रा है, ये अपने सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसा पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो बस जरा सोचिए, लेखक हिरोशिमा की एक सड़क पर चल रहे हैं। वो सब कुछ देख चुके हैं, अस्पताल भी देख लिए हैं, लेकिन वो जो एक गहरी अनुभूति है ना, वो अब भी कहीं गायब है। और तभी तभी उनकी नजर एक पत्थर पर पड़ती है, और उस पत्थर पर एक लंबी उजली सी छाया छपी हुई है। ये एक इंसान की छाया थी जो उस ब्लास्ट में, उस गर्मी में भाप बनकर उड़ गया था, लेकिन उसकी परछाई हमेशा के लिए उस पत्थर पर छप गई। जैसा लेखक कहते हैं, समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई थी। और बस वही एक पल था। उस एक छाया को देखते ही वो पूरी की पूरी ट्रेजेडी सिर्फ एक घटना नहीं रही, बल्कि लेखक की अपनी अनुभूति बन गई। उन्होंने उस दर्द को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उसे पर्सनल लेवल पर महसूस किया, जैसे वो खुद उस तबाही का हिस्सा बन गए हों। तो अब सवाल ये है कि इस पर्सनल फीलिंग ने आखिरकार कैसे एक रचना को, एक कविता को जन्म दिया। उस अनुभूति के बाद ना लेखक के अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई, एक छटपटाहट। अब लिखने की जो जरूरत थी वो कोई दिमागी ख्याल नहीं था, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल, एक अनिवार्य इमोशनल नीड बन चुकी थी। और सबसे हैरत की बात तो ये है कि उन्होंने ये कविता जापान में नहीं लिखी, नहीं, बल्कि भारत वापस आकर एक चलती हुई ट्रेन में बैठे बैठे ये कविता मानो अपने आप उनके अंदर से बाहर आ गई। वो जो अंदर एक दबाव था, उससे मुक्त होने का यही एकमात्र तरीका था।
और ये कविता ही उस सवाल का आखिरी जवाब है, मैं क्यों लिखता हूँ। कविता की पहली लाइनें कुछ इस तरह हैं, जो उस भयानक इंसान के बनाए हुए सूरज के बारे में बताती हैं। फिर कविता आगे बढ़ती है और उस तबाही के बाद का मंजर दिखाती है, जहां इंसानों की परछाइयां बिना किसी दिशा के हर तरफ बिखरी पड़ी थीं। और कविता का अंत होता है इन बहुत ही दर्दनाक पंक्तियों के साथ। ये पंक्तियां बताती हैं कि कैसे इंसान के ही बनाए सूरज ने इंसान को ही खत्म कर दिया, और वो पत्थर पर जली हुई छाया वही इस बात की गवाह है। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे सफ़र से हम क्रिएटिविटी के बारे में आखिर क्या समझ सकते हैं? इसका निचोड़ ये है कि एक सच्चे क्रिएटर के लिए आर्ट सिर्फ एक चॉइस या कोई प्रोफेशन नहीं है। ये एक मजबूरी है, एक ज़रूरत है। ये तब पैदा होती है जब कोई सच, कोई अनुभव आपके अंदर इतनी गहराई तक उतर जाता है कि उसे बाहर निकाले बिना, उसे एक्सप्रेस किए बिना आप रह ही नहीं सकते। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हिरोशिमा जैसी जो घटनाएं हैं वो इतनी भयानक हैं कि उन्हें पूरी तरह समझ पाना शायद मुमकिन ही नहीं है। तो क्या कला, क्या आर्ट ही वो जरिया है जो हमें ऐसी अकल्पनीय त्रासदियों को समझने और महसूस करने का एक रास्ता देती है?